नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुबई रोड शो में 11,925 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर एमओयू साइन। अलग अलग उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक, निवेशकों को समिट में आने का दिया न्योता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। राजधानी देहरादून के कायाकल्प के लिए 60 करोड़ का बजट जारी। शहर के 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का होगा सौंदर्यीकरण। बाजपुर में भूमि विवाद को लेकर 79 दिन से धरने पर बैठे किसान। 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक की मांग। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और पौड़ी में स्वास्थ्य महानिदेशक ने स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए दिए सख्त निर्देश। डॉक्टर्स की कमी को जल्द दूर करने की भी कही बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार पूरी तरह से जुट चुकी है। पहले लंदन और फिर दुबई में धामी की धमक साफ तौर पर देखी जा सकती है और ये सरकार की एक्सरसाइज का ही नतीजा है कि इन्वेस्टर समिट से पहले ही दुबई में भी करोड़ों के एमओयू साइन हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुबई में धामी की धमक, करोड़ों के निवेश पर करार। इन्वेस्टर समिट सफल बनाने में जुटी सरकार। इस साल के आखिर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसे सफल बनाने के लिए राज्य की धामी सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों से कैसे निवेशकों को उत्तराखंड लाना है, इसे लेकर पूरी एक्सरसाइज चल रही है। पहले लंदन में धामी धामी का शोर सुनाई दिया और अब दुबई में भी धामी की धमक जारी है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बखूबी इस बात को समझते हैं कि कैसे राज्य के विकास के लिए काम करना है और उसी राह पर चलते हुए लगातार विदेशों का दौरा कर करोड़ों के निवेश पर सहमति बनाई जा रही है। दुबई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दुबई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 11,925 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। वहीं सीएम ने दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए सभी उद्योग घरानों को उत्तराखंड आने का न्योता दिया। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दुबई में 11,925 करोड़ का निवेश का एमओयू आखिर किस किस के साथ हुआ है। पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य, मसाले, एरोमा आदि से जुड़े समूहों के साथ निवेश। पहले सत्र में 5,450 करोड़, दूसरे सत्र में 6,475 करोड़ के एमओयू पर सहमति। सरबार टेक और हयात इंडिया के साथ 2,000 करोड़ का करार। कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फर्मा प्रोडक्शन के लिए 950 करोड़ पर एमओयू। जीटीपी ग्रुप के साथ 800 करोड़। फ्लो कॉग्लोमेरेट समूह के साथ रियल एस्टेट, इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में 500 करोड़। एक्सले ग्रुप के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 700 करोड़। शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़। इसके साथ ही माई परफ्यूम के साथ एरोमा में 250 करोड़। द ब्रिस्टल होटल के साथ 300 करोड़। खमास हॉस्पिटैलिटी 2,000 करोड़। कॉन्सेप्ट ब्रांड 500 करोड़। अरब एंड इंडिया स्पाइसेस के साथ 50 करोड़। मेडिक्यू के साथ 250 करोड़। हार्ट ट्रेवल्स 1,000 करोड़। नीलगिरी ट्रेडिंग 25 करोड़। टीएमसी शिपिंग 100 करोड़। रामी होटल्स के साथ 2,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। बता दें कि इन्वेस्टर समिट से पहले उत्तराखंड में निवेश करने को लेकर बनी सहमति से समझा जा सकता है कि निवेशकों का उत्तराखंड के प्रति विश्वास बढ़ा है और धामी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो यकीनन धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। संबंधित सभी विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उसके आयोजन के सफल आयोजन को लेकर कवायद शुरू कर चुके हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहा है। करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाने हैं। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून के करीब 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। देखिए, सिंगल विंडो के माध्यम से और हमारी बोर्ड बैठक के माध्यम से प्राधिकरण में जो इस तरह के इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इको रिजॉर्ट्स हैं, चाहे
होटल का है, उसको हम लोगों ने द्रुत गति से सैंक्शन किया। हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हमने काफ़ी सैंक्शन किए हैं। तो अब तक अगर हम वैल्यू की बात करें तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा के मानचित्र हम लोग वैल्यू की स्वीकृत कर चुके हैं, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से निवेश के लिए यहाँ पर चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हाउसिंग हो, तो तीनों नज़रिए से अच्छा रहेगा प्रदेश के लिए। वहीं शहरी विकास और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी विषय उनको सही से उनकी देखभाल होनी चाहिए, लंबित नहीं रहने चाहिए। इसके लिए लगभग हर 3 महीने में एक बोर्ड बैठक सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मंत्री ने पार्किंग स्थलों के लिए भी दिसंबर तक डीपीआर तैयार करने, निर्माण और तय समय पर लोकार्पण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बढ़ रहे पर्यटन को देखते हुए पार्किंग की सुविधा को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। 3 माह में हम लोग बैठक करेंगे, जो भी बिंदु हमारे सामने है उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि कोई विषय लंबा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बोर्ड के कारण यदि कोई विषय लंबित होता है तो संबंधित व्यक्ति को भी परेशानी होती है। पार्किंग की बात आई, पार्किंग हमारे यहाँ जो प्रस्तावित थी उसके सापेक्ष कुछ पार्किंग का काम डीपीआर वगैरह इस बनने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। तो मेरे द्वारा उनसे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाई ये इसमें हम टाइम लिमिट तय करें कि कब तक हम डीपीआर इसकी तैयार कर लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी जमकर तारीफ की है, लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं के गले से वो तारीफ नहीं उतर रही है। अपने नेताओं द्वारा की गई प्रधानमंत्री की तारीफ पर कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष नवप्रभात ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री का दौरा होता है और वो उस क्षेत्र की जनता को कई सौगात देकर जाते हैं तो स्थानीय विधायक के तौर पर तारीफ करना स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री के 1 दिवसीय दौरे के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे उनकी तारीफ की जा रही है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जब भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विधायक के क्षेत्र में आता है तो विधायक उसको सम्मान दे और ये कामना भी करे कि इसके आने से उसके क्षेत्र को कुछ मिलेगा। ये आकलन तो बाद में होता है कि मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उस क्षेत्र विशेष को कुछ दिया या नहीं दिया। अगर आप इंगित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे की तरफ, तो उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट आकलन दिया है कि प्रधानमंत्री के आने से जिस क्षेत्र में वो आए उस क्षेत्र को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको हम उल्लेखनीय कह सकें और उनका धन्यवाद कर सकें। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि दी, साथ ही राज्य हित में किए गए उनके कार्यों को याद किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए कांग्रेस नेता नवप्रभात ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने अलग हुए उत्तराखंड में विकास की लोह जलाने के साथ राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने का श्रेय एनडी तिवारी को ही जाता है। देखिए, तिवारी जी का जो राजनीतिक जीवन है और जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश के स्तर पर हमें प्रतिनिधित्व दिया, जो उनकी विकास के प्रति एक दृष्टि थी, जो उनके समाज के प्रति एक दृष्टि थी, और जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इस राज्य को इस तरीके से स्थापित किया कि अगर मैं ये कहूँ कि आज जो उनका ही स्थापित किया हुआ है उसी से हम अपना काम चला पा रहे हैं। बाजपुर में किसान भूमि बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 79 दिनों से वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है और न ही कोई उनकी समस्याओं को सुन रहा है। दरअसल यहां प्रशासन ने 20 गांव की जमीन पर खरीद फरोख्त तक रोक लगा दी है और बताया जा रहा है कि करीब 6000 एकड़ भूमि का स्वामित्व छीना जा चुका है। किसान और मजदूरों का कहना है कि जब तक उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा वो आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। देखो, हमारे साथ तो सरासर अन्याय हुआ है। हमारे पूर्वजों की मेहनत को सरकार ने बिल्कुल निष्फल कर दिया है। उन्होंने उनकी जो मेहनत थी उसको जीरो करना का चाहती है और किसानों की जो ज़मीनें हैं जिन पर वो निर्भर है उन ज़मीनों को छीनना चाहती है और शहर के व्यापारियों को भी उजाड़ना चाहती है। मेन बात तो यही है, जो डीएम साहब थे खैरवाल साहब, उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा है। एक रात में पूरे कागजात जो हैं जितने भी 20 गांव हैं, 6000 ज़मीन है,
सब की खतौनियाँ काली कर दी। एक रात में पूरा परिवार जितना भी है सब लगा हुआ था, किसी को बताया नहीं, चोरी से सारा काम हुआ ये रात में। वहीं पौड़ी पहुंचे स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने पसुंडा खाल वाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं को जांचने के साथ ही वहां मौजूद मरीजों से भी बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख सही से होनी चाहिए, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में जिन अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है उन्हें जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा, वहां पर जल्द डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। सबसे पहले मैंने कल उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर का भ्रमण किया और वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक थी। काफ़ी स्पेशलिस्ट हमारे थे, कुछ स्पेशलिस्ट थे तो 2 भी डॉक्टर थे और हमारे स्किन और मनोरोग वाले चिकित्सक का पद खाली है जिसको हम शीघ्र भरने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यवस्थाओं में जनता द्वारा शिकायत की गई कि बाथरूम की व्यवस्था ठीक नहीं है और ओपीडी में थोड़ी सी भीड़ है, तो उसके लिए मैंने आज वहाँ के सीएमएस और लिपिक को बुला के उनको निर्देशित किया गया। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बीते कुछ दिनों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद से लोगों के मन में डर के साथ ही कई सवाल भी है। ऐसे में वैज्ञानिक भूकंप के पुराने रिकॉर्ड्स का एनालिसिस कर रहे हैं, साथ ही इस बात को लेकर भी आगाह कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भूकंप के झटके और महसूस किए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों की चेतावनी, आगे और महसूस किए जा सकते हैं झटके। भूकंप को लेकर वैज्ञानिक कर रहे एनालिसिस। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसे लेकर लोगों के जहन में सवाल और मन में डर है। वहीं एक के बाद एक मिल रहे भूकंप के झटकों से वैज्ञानिक भी चिंतित है और पुराने भूकंप के रिकॉर्ड का एनालिसिस किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि भूकंप आने के पीछे का कारण क्या है। वहीं वैज्ञानिकों ने आगे आने वाले दिनों में भूकंप आने की आशंका भी जाहिर की है। वैज्ञानिकों की माने अगर किसी क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका है और उस क्षेत्र में 5 या फिर 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाता है तो वो कहीं न कहीं भविष्य में आने वाले बड़े भूकंप की संभावनाओं को थोड़ा और आगे खिसका देता है। कुल मिलाकर ये छोटे छोटे भूकंप भविष्य की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए और समय दे देते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो जिस मात्रा में एनर्जी भूगर्भ में एकत्र हो रही है, अगर वो एनर्जी रिलीज होती है तो एक बड़े भूकंप को ट्रिगर करेगी, जो न सिर्फ नेपाल और उत्तराखंड के क्षेत्र में भारी तबाही मचाएगी बल्कि दिल्ली में भी इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक कालाचंद साई ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों में वेस्टर्न नेपाल और ईस्टर्न उत्तराखंड के क्षेत्र में 5.5 मैग्नीट्यूड से अधिक का भूकंप आया है, लेकिन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच संघर्ष होने की वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा एनर्जी एकत्र हुई है, लेकिन समय समय पर वो एनर्जी फॉल्ट थ्रस्ट के जरिए निकल जाता है। इस कॉन्सेप्ट में जो हम लोग इतना सालों से इतना अराउंड 200 ईयर्स में बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है और जो इतना एनर्जी एक्यूमुलेटेड है, अगर पूरा एनर्जी निकल जाएगा तो बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना को रूल आउट नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा पास अभी हमारे पास ऐसे कुछ स्टडी, ऐसे कुछ टेक्निक नहीं है जिससे हम बता पाऊंगा जे कितना अमाउंट जो सब सरफेस में स्टोर्ड है वो निकलेगा और एग्जैक्टली कब निकलेगा। एरिया तो आइडेंटिफाई है, दिस रीजन इज प्रोन टू हैव अर्थक्वेक ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, बट हम कैटेगोरिकली ये बोल नहीं सकते कब आएगा और जब आएगा भी उसका कितना एनर्जी जो अक्यूमुलेटेड सब सरफेस में है कितना पोर्शन निकलेगा। पूरा निकलेगा तो इट विल कॉज रियली डिवास्टेशन, नॉट ओनली हमारा ए रीजन, इससे भी 300 किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर रीजन में भी इसका इम्पैक्ट होगा। वैज्ञानिक फिलहाल एक के बाद एक मिल रहे भूकंप के झटकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही आगे आने वाले खतरे को लेकर भी आगाह कर रहे हैं। ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी और सतर्कता से काम लिया जा सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
राजधानी देहरादून में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर नए थाने और चौकियां खोलने की जरूरत महसूस होने लगी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17 चौकियां और 4 नए थानों का प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेजा जा चुका है, जिसमें बालावाला थाने का पुराना प्रस्ताव भी शामिल है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जनसंख्या बढ़ने और अलग अलग समस्याओं को देखते हुए नए थाने चौकियों के लिए सर्वे किया गया है। इसके बाद नए थाने और चौकियों के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं ताकि भविष्य में जिले की कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके। थाना और चौकी का जो विस्तारीकरण है वो शासन से अनुमोदन उपरांत ही हो पाता है, जिसके लिए जो हम प्रपोजल भेजते हैं उसमें जो जनसंख्या की वृद्धि देखते हैं, साथ ही साथ अपराध के क्या आंकड़े बढ़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था बढ़ी है, और साथ ही साथ जब क्षेत्र का विस्तार होता है तो उसमें कहाँ तक हमारी चौकियों की जरूरत पड़ती है, इस थाने को कि एक चौकी मिल जाए जो सपोर्ट में मिल जाए, और आम जन की सुविधा के लिए भी कि आम जन की सुविधा अगर थाने आने में बहुत दूर उसको पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक आउटपोस्ट उसकी एक चौकी खुल जाए। ये सारा परीक्षण होने के बाद प्रस्ताव को भेजा गया। प्रस्ताव विभिन्न मुद्दों पर उस पर चर्चा करने के बाद उसकी जो फिजिबिलिटी है उसके आधार पर ही सैंक्शन होता है। सैंक्शन होने के उपरांत ही इसमें आगे की कार्रवाई संभव है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को सर्वसम्मति से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर अब समलैंगिक समुदाय के लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीठ ने कहा है कि समलैंगिक जोड़े के विवाह को मंजूरी देने के लिए कानून बनाने का काम संसद का है। इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक लोगों के समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये जो फैसला अब पार्लियामेंट संसद को सौंप दिया गया है और आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी, क्योंकि जो ये कल डिक्लेयर होया गया है और पार्लियामेंट को सौंप दिया गया है, और बाकी ये चीज़ क्या बोलते हैं हम आगे लड़ते रहेंगे, और ये हमारी लड़ाई अभी तो स्टार्ट हुई है और हम आगे लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हमारी लड़ाई हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम ने अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को सही ठहराया। मजहर नईम ने कहा है कि राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों को ही चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग भी उत्तराखंड में चल रहे मदरसों की जांच करेगा ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को संवारा जा सके। सरकार का काम है, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी है वही मदरसे चलेंगे। अगर अन्य मदरसों की जो सूची आ रही है और मदरसों में जो कुछ भी काम गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कर रही है उसमें पूरी तरीके से सहयोग दिया जाएगा, और आयोग भी अपने स्तर से चिन्हित कर रहा है मदरसों को और उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उनकी हम जल्दी एक सूची बना करके सरकार को देंगे। जो मदरसे गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं, मानक उनके पूरे नहीं हैं, उन मदरसों की सीधे कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। दुबई रोड शो में 11,925 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर एमओयू साइन। अलग अलग उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक, निवेशकों को समिट में आने का दिया न्योता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। राजधानी देहरादून के कायाकल्प के लिए 60 करोड़ का बजट जारी। शहर के 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का होगा सौंदर्यीकरण। बाजपुर में भूमि विवाद को लेकर 79 दिन से धरने पर बैठे किसान। 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक की मांग। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और पौड़ी में स्वास्थ्य महानिदेशक ने स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए दिए सख्त निर्देश। डॉक्टर्स की कमी को जल्द दूर करने की भी कही बात।